तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तीसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और इस तीसरी क्लास में हम लोग 10 एमसीक्यू को देखेंगे। ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो क्लास है ये एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी यूनिवर्सिटियां पार्टिसिपेट करती हैं उन सभी के लिए है। अगर हम स्पेशल रेफरेंस में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं उनके लिए है। CUET पीजी के तहत जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां एमएड का कोर्स कराती हैं जैसे लाइक BHU, HCU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, असम यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग का जो पहला क्वेश्चन आज का होगा वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किसने मूल्यों की शिक्षा के लिए समग्र तथा एकीकृत उपागम को अपनाने का सुझाव दिया कि यदि हमें वैल्यू ऑफ एजुकेशन यानी वैल्यू का एजुकेशन देना है तो उसके लिए समग्र और एकीकृत उपागम की बात किसने की, यानी कि होल और इंटीग्रेटेड अप्रोच का सुझाव सजेशंस किसने दिया। ऑप्शन आपके पास चार हैं। पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, तीसरा ऑप्शन है आपके पास शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 NCETF 2009, और चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा आप बताइए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होल एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज़ है? शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के पोस्ट कार्ब सूत्र को किसने दिया है? शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के लिए एक सूत्र, जिस सूत्र का नाम है पोस्ट कार्ब सूत्र, किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन चार हैं। एक मेंडल है, दूसरा गिलफोर्ड है, तीसरा लूथर गुलिक है, चौथा स्किनर है। तो कौन होना चाहिए बताइए? तो आपका मेंडल गलत हो जाएगा, गिलफोर्ड भी गलत हो जाएगा, स्किनर भी गलत हो जाएगा, लूथर गिलिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लूथर गुलिक। अगला ऑप्शन की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मुझे अपनी मातृभाषा से उसकी कमियों के बावजूद उसी तरह से चिपके रहना है जैसे अपनी माँ के स्तन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि तो क्या बोला जा रहा है इसमें ये बोला जा रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। बोला जा रहा है कि मातृभाषा है, क्या है? मातृभाषा है। और मातृभाषा से जो व्यक्ति है वो चिपक के रहना चाहता है, अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहता है। वो बोल रहा है कि हमारी मातृभाषा में बहुत सारी कमियां होंगी लेकिन कमियां होने के बावजूद भी मैं अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से एक बालक अपने माँ के स्तन को नहीं छोड़ता है, उससे चिपके रहता है, उसी प्रकार मैं अपनी मातृभाषा से भी चिपके रहूँगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है फटाफट से बताइए आप लोग। आपके पास ऑप्शन चार है। ए ऑप्शन इज महात्मा गांधी, बी ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन इज लाल बहादुर शास्त्री, डी ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो आपका तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, देखिए मातृभाषा से यदि प्रेम की बात की गई है तो ऐसा स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा ज़्यादातर आया है कि राष्ट्र की चीज़ों को लेकर, जैसे स्वदेशी चीज़ों का यूज करना
असहयोग आंदोलन चलाया गया था कि हम ब्रिटिशों का सहयोग नहीं करेंगे, हम स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट ज़्यादातर महात्मा गांधी के द्वारा आए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, तार्किक परमाणुवाद का दर्शन किसने विकसित किया गया था, यानी किसके दर्शन में तार्किक परमाणुवाद की बात कही गई है। क्या रूसो के दर्शन में तार्किक परमाणुवाद की बात कही गई है? तो नहीं, गलत हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल के दर्शन में परमाणुवाद की बात कही गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप बर्ट्रैंड रसेल का शिक्षा दर्शन पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रसेल का शिक्षा दर्शन पढ़ाया हुआ है और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मांगिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा रसेल के शिक्षा दर्शन का। आप पुरानी थ्योरी की जितनी क्लासेस मैंने 2023 वालों के लिए ली है वो आप देख लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी थी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी पुरानी क्लासों का प्रैक्टिस सेट्स का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यदि आपके पास जब भी टाइम है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, इतना आप जान लीजिए। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा आर्थिक विकास का एक साधन है क्योंकि। क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे समझिएगा कि जो एजुकेशन है वो एक टूल है। किसके लिए टूल है? अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि हमें करना है, किसी देश का आर्थिक विकास हमें करना है तो एजुकेशन क्या है? टूल है। तो क्यों टूल है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए कौन सा सही हो सकता है। पहला है आपका, यह अकुशल जनशक्ति पैदा करता है। तो शिक्षा कभी भी अकुशल नहीं, कुशल जनशक्ति पैदा करता है। जब आप पढ़ लेते हैं तो स्किल्ड वर्कर वहाँ से निकलते हैं, ना कि नॉन स्किल्ड। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, यह प्रत्यक्ष रिटर्न देता है। मान लीजिए कि आप अभी एमएड करने जा रहे हैं तो क्या आप मान लीजिए कि एमएड में जो फीस देंगे तो क्या उसका बेनिफिट आपको फीस देने के साथ तुरंत मिल जाएगा? नहीं। एजुकेशन में जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो हमको एक लंबे समय के बाद मिलता है, एक लॉन्ग टर्म के बाद मिलता है। कोई बालक यदि बीएड किया हुआ है तो तुरंत उसका नौकरी नहीं लगेगा, वो बीएड से निकल जाएगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा, उसमें उसको क्रैक करेगा, फिर उसकी नौकरी लगती है। तो एक लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न मिलता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? यह अप्रत्यक्ष रिटर्न देता है, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब तुरंत रिटर्न नहीं देता है, अप्रत्यक्ष यानी एक लॉन्ग टर्म में हमें एजुकेशन में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका हमको रिटर्न मिलता है। डी ऑप्शन है आपका, यह बेरोजगारी उत्पन्न करता है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा से कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आती है। हाँ, आप मात्र डिग्री लेने के लिए भाई पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ेंगे ही नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे ही नहीं, तो भाई बेरोजगारों की भीड़ तो लगेगी ही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, देख लीजिए। निम्न में से कौन गिज्जू भाई के द्वारा लिखी गई है? गिज्जू भाई के द्वारा कौन सा चीज लिखा गया है? क्या भूत का भाई लिखा गया है, कि नानी के घर जाने दे लिखा गया है, कि दीवा स्वप्न लिखा गया है, कि स्कूल एंड सोसाइटी लिखा गया है? तो आपको पता है कि आप एमएड का पेपर दे रहे हैं, एमएड एंट्रेंस का पेपर दे रहे हैं। एमएड एंट्रेंस के पेपर में बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो भूत का भाई बीएड के सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले पेपर में क्यों डालेगा? कोई कहानी कविता थोड़ी आप पढ़ रहे हैं। तो स्कूल एंड सोसाइटी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, गिज्जू भाई के द्वारा स्कूल एंड सोसाइटी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे। बताइए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत केंद्रित है। देखिए, पियाजे मतलब ये बात कर रहा है जीन पियाजे की। किसकी बात कर रहा है? जीन पियाजे की बात कर रहा है।
जीन पियाजे क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपने बच्चे पर ही परीक्षण किया था, अपने बच्चे पर ही, अपने 3 बच्चे पर इन्होंने परीक्षण किया था और परीक्षण करने के बाद इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी कि जो बच्चे का मानसिक विकास है वो कितने चरणों में होता है। कुछ स्टेज बताए थे मानसिक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो इसमें पूछा गया है कि जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है यानी केंद्रित है। एक तो स्वीकार करना, एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। देखिए जो पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी थी उसमें वो क्या बोलते हैं कि बच्चा किसी भी चीज़ को सबसे पहले क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, उसे देखता है, क्या करता है, देखता है, और जैसे ही देखता है उसके माइंड में एक संप्रत्यय बन जाता है, उस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, और जैसे ही वो किसी और नई चीज़ को फिर देखता है तो उसका जो पूर्व ज्ञान था उसमें पूर्व ज्ञान में क्या हो जाता है, एक नया ज्ञान हो जाता है, नया ज्ञान जुड़ जाता है। और जब उस नया ज्ञान में सुधार होता है, जब उस नया ज्ञान में सुधार होता है तो क्या होता है, उसका जो संप्रत्यय होता है वो चेंज हो जाता है। तो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के प्रक्रिया के द्वारा बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ जीन पियाजे जी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। कितने चरण? 4 चरण। पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका जो है गत्यात्मक अवस्था हो जाएगा। गत्यात्मक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जन्म से 2 वर्ष आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख सकते हैं आप। दूसरा उन्होंने बोला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से 7 वर्ष। तीसरा उन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कितना बताया उन्होंने? 7 से 11। और चौथा उन्होंने कौन सा बताया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसे कितना बताया? 11 से 16 या 17। तो इस प्रकार से जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे और चारों चरण के एज भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इसी प्रकार से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आए उसको तोड़ दीजिएगा एकदम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विकासात्मक कार्य के संबंध में शर्तें व अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम पूछ रहा है कि डेवलपमेंट के संबंध में, विकासात्मक कार्य के संबंध में शर्त और अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन 4 है आपके पास। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, डोनाल्ड टी कैंपबेल के द्वारा। तो सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य के संबंध में यदि कोई टर्म्स या कॉन्सेप्ट दिए हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट जी ने सर्वप्रथम शर्त और अवधारणा दिया था। ये चीज़ आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के नियम दिए थे, यानी लर्निंग के नियम किसने दिए थे? सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग का लीजिए, लर्निंग के नियम कि कैसे सीखा जाता है किसने दिए थे? ऑप्शन ए आपका है स्किनर, बी है पावलोव, सी है थॉर्नडाइक, डी है कोहलर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने क्या हुआ था? सीखने के नियम दिए थे। और कितने प्रकार के नियम दिए थे? इन्होंने एक मुख्य नियम दिए थे, मतलब मुख्य नियम 3 थे, और गौड़ नियम भी दिए थे। गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। तो जब मैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी वाले हम लोग क्लासेस करेंगे तो इसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा। उसके अलावा एक डिटेल आप और जान सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक थे वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सभी ने, ये जितने भी वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं चारों ने सीखने का सिद्धांत दिया था। अगर स्किनर की पूछें तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कोहलर अंतःदृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक चूहे और बिल्ली और मछली वाला सिद्धांत दिए थे। तो थॉर्नडाइक कौन सा सिद्धांत दिए थे आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। और ये चीज़ आप लिखिएगा, बी एफ स्किनर चूहे वाला
उनका था, चूहे का एक थ्योरी था सीखने का। तो इस पे मैं एक एक वीडियो अलग से आपको बता के सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। बाकी आप लर्निंग का चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षागत व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि क्लास में जो बच्चे का बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला है गुणात्मक के द्वारा यानी क्वालिटेटिव चीज़ों के द्वारा, मात्रात्मक के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, क्लास में जब हम किसी भी बच्चे का बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी यूज करते हैं और सम्मेटिव असेसमेंट का भी हम यूज करते हैं। सम्मेटिव असेसमेंट का भी हम यूज करते हैं। तो आप CCE पढ़े होंगे, CCE की थ्योरी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या होता है शिक्षण सत्र के दौरान ही हम कई बार करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट, यूनिट टेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसके व्यवहार को जानने का कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। और सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि एनुअल एग्जाम लेके हम बच्चे की पूरी उपलब्धि देखते हैं कि पूरे सत्र में बच्चे ने क्या उपलब्धि की, उद्देश्य के किस सीमा को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से कक्षागत व्यवहार का विश्लेषण गुणात्मक परीक्षा के द्वारा भी किया जाता है और मात्रात्मक परीक्षा के द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमएड एंट्रेंस में एक क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग से लिख के ले लीजिए कि दे देता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ भारत में किसने किया था पूछ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा वरना आपका जरूर आंसर गलत हो जाएगा। तो भारत में पूछ रहा है कि माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये चीज़ पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, DD तिवारी द्वारा, BK पासी द्वारा, पाल सेन द्वारा, NS सरकार द्वारा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ किसने किया तो आप बताइएगा कि DD तिवारी जी भारत में माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ किए थे। तो इस प्रकार से आज के आपने 10 MCQ को देखा और ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ सीखने को आपको मिला कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सारे सेशंस को देखिएगा जो 2024 में मैं ले रहा हूँ एक के बाद एक। अगर आप इन सेशन को अटेंड करते हैं तो आपको इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट MCQ मैं कराऊंगा और आपका काफ़ी हेल्प होगा। और कुछ दिन के बाद मैं CUET PG की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा थ्योरी बेस्ड, जिसमें कि उनके सिलेबस में जो थ्योरी है उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी वालों का जो थ्योरी है वो मैंने पिछले साल ही 2023 में करा दिया है। जो टॉपिक नहीं कराया हूं मैं, जो कुछ बचे हैं तो उसको इस साल मैं करा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट्स की PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको एमएड एंट्रेंस की अगर हर एक ऑथेंटिक अपडेट को सबसे पहले पाना है कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, एडमिट कार्ड कब आता है और आपका रिजल्ट वगैरह कब आता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जो एमएड एंट्रेंस की हर एक खबर सबसे पहले और सभी यूनिवर्सिटी का आपको दे पाएगा। यहाँ पे हम इंडिया के CUET PG में जितनी यूनिवर्सिटियाँ पार्टिसिपेट करती हैं उनका इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ जो मुख्य रूप से काम करती हैं एमएड कोर्स को लेकर, तो उन सभी का अपडेट आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया जाता है। आप कोई कमेंट भी करते हैं तो मैं आपका रिप्लाई तुरंत देता हूं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपकी जो कुछ क्यूरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेशंस हम करते रहेंगे। अभी थोड़ी स्पीड कम है क्योंकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी डिले है। धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ा देंगे। बाकी आप लोग क्लास को एक बार ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है।